रावीर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में आपातकाल, और आपातकाल के अभी तक हम लोग 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कवर किया है राष्ट्रीय आपातकाल, उसके 2 लेक्चर थे, और इसी प्रकार राष्ट्रपति शासन, उसके भी 2 लेक्चर थे। और आज हम लोग लास्ट वाला आपातकाल हम लोग पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आज का ये हमारा लेक्चर होगा आपातकाल पर अंतिम, और इंडियन पॉलिटी का ये हमारा 45 लेक्चर है। इसका मतलब इसके पहले हम लोग 44 लेक्चर पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो अभी तक लेक्चर पढ़ाए गए हैं वो सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल का जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 360 में है। ठीक है, आर्टिकल 360। तो सबसे पहले हम लोग जाने 2 मिनट में कि वित्तीय आपातकाल क्या होता है। देखिए, आपातकाल का मतलब भी होता है कि जब कभी ऐसी मतलब असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, और असामान्य परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, उसके लिए आपातकाल का प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने किया था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई असामान्य परिस्थिति पैदा हो गई होगी। इसको अगर हम लोग साधारण से शब्दों में समझने का प्रयास करें कि जैसे मान लो किसी की इनकम अच्छी खासी हो रही हो और अचानक उसमें गिरावट आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो जैसे कोविड के टाइम पर हुआ, बहुत लोगों के साथ बहुत लोगों की नौकरियां छिन गई। तो जिनकी इनकम 1 लाख रुपए थी, 2 लाख रुपए थी, उनकी इनकम ज़ीरो हो गई, या बहुत नाममात्र 2-4-5 हज़ार इनकम हो गई। तो जब उनकी इनकम बहुत ज़्यादा थी, तो वो लोग खर्च करने की उनके पास जो क्षमता थी वो ज़्यादा थी, परचेजिंग पावर ज़्यादा थी, ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन अचानक जब कमी हो गई इनकम में, या इनकम उनकी लगभग ना के बराबर हो गई, तब ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करेंगे? क्या वो इन्वेस्टमेंट या कहीं पर निवेश कर पाएंगे, या उनकी परचेजिंग पावर उतनी होगी? नहीं, उनको हर जगह समझौता करना पड़ेगा। तो जो वो नियमित खर्च कर रहे थे उसमें कटौती करनी पड़ी होगी। जैसे जो सिर्फ वही खर्च अब वो करेंगे जिनके बिना काम नहीं चलेगा, और जिनको अगर टाला जा सकता है तो उसे वो टाल देंगे। ठीक है, तो ये एक समझौता इनको करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि इनकम ज़ीरो हो गई, यानी ये एक प्रकार का वित्तीय संकट हो गया। ठीक है, फाइनेंशियल मतलब क्राइसिस हो गया। ओके, तो ऐसी स्थिति में हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो ऐसी ही असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए जो प्रोविज़न हम लोग करते हैं उसी को हम कह सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। बस यही है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं, पहले नॉर्मल शब्दों में। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ए था, उसकी इनकम थी 2 लाख रुपए, है ना, 2 लाख रुपए प्रति माह इनकम थी पर मंथ। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आई, असामान्य परिस्थितियां आ गई, कोविड आ गया, तो उसमें लोगों की इनकम 2000 बची। 2 लाख की जगह पर इनकम कितनी बची? 2000 बची। तो ऐसी परिस्थिति में जानते हो क्या होगा? क्या जिस समय उनकी इनकम 2 लाख थी तो इनकी परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब इस स्थिति में इनकी उतनी परचेजिंग पावर नहीं होगी, यानी परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई, या आप ये कह सकते हैं बहुत नीचे आ गई। ठीक है, तो ये असामान्य परिस्थिति हो गई। कैसी होगी? असामान्य। अब ये सामान्य नहीं रही, असामान्य परिस्थिति। अब ये सामान्य परिस्थिति तो है ही नहीं। ठीक है, असामान्य। तो इस असामान्य परिस्थिति में हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? यानी असामान्य परिस्थिति से निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा?
कदम उठाने पड़ेंगे। क्या कदम उठाने पड़ेंगे? सिर्फ वही खर्चा करना है जिसके बिना काम नहीं चलेगा, और जो खर्च टाले जा सकते थे उनको हम टाल दें। यानी इस परिस्थिति से निपटने का यही एक रास्ता है, हमें खर्च में कटौती करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? अति आवश्यक खर्च तो हम करेंगे, अति आवश्यक खर्च करेंगे, और जो अनावश्यक खर्च है उसको हम रोक देंगे। या हम ये कहें कि जिन खर्चों को अगर हम ना करें तो काम चलेगा, ठीक है। यानी कम महत्वपूर्ण खर्चों में कटौती, कम महत्वपूर्ण खर्चों में कटौती करनी होगी। तो जब हम ये कदम उठाएंगे तब इस असमान परिस्थिति से हम निपट पाएंगे, और जब स्थितियां फिर से सही हो जाएं तो फिर हमारी इनकम बढ़ जाएगी, और जब फिर इनकम बढ़ जाएगी तो हम अति आवश्यक खर्च तो करेंगे ही करेंगे, और कम महत्वपूर्ण खर्च भी करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम अनावश्यक खर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। बस यही है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको देश के स्तर पर लागू कर दीजिए, ठीक है। तो जब देश की इनकम यानी जो वित्तीय स्थिति है वो खराब हो जाए, और देश में आय एकदम कम हो जाए, व्यापार घाटे में चला जाए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, और देश का जो इकोनॉमिक क्रेडिट है या जो फाइनेंशियल क्रेडिट है, वित्तीय साख, वो खतरे में पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में यानी ऐसी असामान्य स्थिति से निपटने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो कदम उठाने के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ेगी। क्लियर? अब इसको हम रफ करते हैं और अब सीधे आते हैं आर्टिकल 360 पर। तो कुल मिलाकर खराब वित्तीय स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि उस खराब स्थिति से हम निपट सकें। तो अब कहेंगे सर कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? अरे कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। राज्यों को जो हम धन वन देते हैं, है ना, उस पर रोक लगा देंगे, ठीक है। राज्यों के जो वित्तीय और धन विधेयक हैं उनको राज्य विधानसभा यदि पास करती है तो उन्हें राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। राज्य के जितने भी संघ सरकार द्वारा राज्यों को किसी भी प्रकार के वित्तीय मामलों में निर्देश दिए जा सकते हैं कि आप ये फिजूल खर्ची ना करो, फिजूल खर्च ना करो, इस टाइप के निर्देश दिए जा सकते हैं केंद्र के द्वारा राज्य को। तो आपातकाल में जैसा कि आपको बताया कि केंद्र के पास राज्यों की शक्तियां आ जाती हैं। तो जब वित्तीय आपातकाल है तो राज्य की जो बहुत सारे जो वित्तीय निर्णय हैं वो फिर राज्य नहीं लेंगे, वो केंद्र लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको आगे हम लोग समझते हैं। तो वित्तीय आपातकाल किस आधार पर लगाया जाता है, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल का आधार क्या है ना, ग्राउंड क्या है, किस आधार पर लगाया जा सकता है। तो हमने आपको अभी भी बताया कि जब किसी जैसे हमारे देश की वित्तीय स्थिति संकट में पड़ जाए, ठीक है, तो भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय अस्थायित्व हो जाए, भारत या उसके किसी भाग में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, ठीक है। इनस्टेबिलिटी का मतलब है कि जैसे जो इनकम हो रही थी उसका कोई भरोसा ही ना हो,
ठीक है, कब इनकम डाउन होती चली जाएगी, कब डाउन होती चली जाएगी, कब स्थिति खराब हो जाएगी ये। और देश में जैसे जो बाहर का पैसा लग रहा था देश में, वो लोग अपना पैसा ले लेके भागने लगे, ठीक है, भारत छोड़ छोड़ के भागने लगे। इसका मतलब कुछ ऐसा हो गया जिससे भारत का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, वो गड़बड़ा गया, ठीक है। और देश का जो वित्तीय साख है वो संकट में पड़ गया। फाइनेंशियल क्रेडिट, वित्तीय साख खतरे में। फाइनेंशियल क्रेडिट का मतलब है कि आप मतलब आर्थिक स्थिति खराब है। जब आर्थिक स्थिति खराब होगी तो आपका क्रेडिट भी खराब हो जाएगा, लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। आप अगर किसी को कहें आओ हमारे देश में आप अपने पैसे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, या आप किसी देश से आप पैसे उधार मांगने जाओगे तो वो मना कर देगा, है ना, क्योंकि उसको पता है कि आपके पास जब स्थिति खराब है तो आप वापस कैसे करोगे। तो इस तरीके को हम बोलेंगे वित्तीय साख। तो ये सब स्थितियां आ जाएं तो राष्ट्रपति को अगर ये बिल्कुल विश्वास हो जाए कि भारत में ऐसा होने वाला है या ऐसा हो गया है, तो राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमिनेशन यानी वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो वित्तीय आपातकाल इस आधार पर लगाया जाता है, तो ये आधार है। तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा होगी, तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा होगी। कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो ये वित्तीय आपातकाल भारत के किस संविधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? 360। तो 360 में ये राष्ट्रपति को पावर दी गई है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से इसको घोषणा कर देंगे? तो हमने आपको बताया था कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, और संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है कि जो भी राष्ट्रपति काम करते हैं उसमें जो मंत्रिमंडल होता है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी सलाह से ही ये काम करते हैं, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा में जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह से ये कदम उठाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति महोदय वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये सलाह लिखित में हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप एक बात यहाँ पर जोड़ लोगे कि जब ये दो सिचुएशन देश में उत्पन्न हो जाएं या उत्पन्न होने वाली हों, तो राष्ट्रपति महोदय मंत्रिमंडल यानी जो केंद्र का वित्त जो मंत्रिमंडल है, केंद्र सरकार, ठीक है, तो केंद्र के केंद्र का जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह से ये वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करेंगे। लेकिन क्या लिखित सलाह की ज़रूरत है? तो नहीं। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल जब हमने आपको पढ़ाया था तो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से उसे वो लागू करेंगे, घोषणा करेंगे, है ना। लेकिन वो 44वें संविधान संशोधन के तहत बदलाव किया गया था, उसके पहले वो बिना लिखित सलाह के भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इसकी सलाह लेंगे, लेकिन लिखित सलाह की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? जब वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा हो गई तो अब मुद्दा आता है कि इसका संसद से अनुमोदन लेना होगा। तो इसका अनुमोदन, संसद से अनुमोदन, रेटिफिकेशन, अनुमोदन, ठीक है। तो संसद से जब अनुमोदन मिल जाएगा तो वो कितने दिन तक कंटिन्यू रहेगा, यानी उसकी समयावधि, दोनों बातें यहाँ पर हम लोग जानेंगे, ठीक। तो याद रखिएगा, संसद से अनुमोदन 2 महीने के भीतर लेना पड़ेगा, ठीक है। जब राष्ट्रपति महोदय वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर देते हैं
तो 2 महीने के भीतर संसद से साधारण बहुमत से अनुमोदन अर्थात अनुमति रेटिफिकेशन लेना जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 महीने के भीतर, ठीक है, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, ठीक है। तो 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमति लेनी होगी। और जब इसको 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमति मिल जाएगी तो ये जो इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये फिर आगे कितने दिनों तक जारी रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है। जब तक चाहे तब तक ये जारी रहेगा, ठीक है। हाँ, राष्ट्रपति चाहे तो इसको वापस ले सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो संसद से जब अनुमोदन मिल जाएगा तो इसका समय अवधि कितनी होगी, कोई सीमा नहीं है, यहाँ पर कोई सीमा नहीं है। ये लाइफ टाइम भी हो सकता है, जब तक देश की फाइनेंशियल जो स्थिति है वो अच्छी नहीं हो जाती है तब तक ये कंटिन्यू रहेगा, ओके। जबकि आपको हमने राष्ट्रपति शासन पढ़ाया था, वो 6-6 महीने में उसको अनुमोदन लेना पड़ता है आगे बढ़ाने के लिए। और राष्ट्रीय आपातकाल में भी वही था, 6-6 महीने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं अनुमोदन के माध्यम से, ठीक है। तो इसकी कोई समय सीमा नहीं, यानी ये लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ये कैसा है, लाइफ टाइम वैलिडिटी। तो लाइफ टाइम वैलिडिटी के रूप में ये आता है, ठीक है। बार बार इसके अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक बार अनुमोदन लेना होगा 2 महीने के भीतर, है ना। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की डेट से 2 महीने के भीतर। तो अब ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन बिना अनुमोदन के, राष्ट्रपति शासन बिना अनुमोदन के 2 महीने चल सकता है, और वित्तीय आपातकाल भी बिना अनुमोदन के 2 महीने चल सकता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल बिना अनुमोदन के 1 महीने ही चल सकता है। तो हमने आपको फार्मूला बताया था, अनुमोदन के लिए आप 122 फार्मूला याद रखोगे। राष्ट्रीय आपातकाल का 1 महीने के भीतर अनुमोदन लेना होता है, और राष्ट्रपति शासन का 2 महीने के भीतर अनुमोदन लेना होता है, और वित्तीय आपातकाल को भी 2 महीने के भीतर अनुमोदन लेना होता है, ठीक है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के पहले ये 222 का फार्मूला था, ठीक है, क्लियर। तो ये 122 का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल जो 352 होता है, ये यानी राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन 1 महीने के भीतर, 356 यानी राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन 2 महीने के भीतर, और जो वित्तीय आपातकाल है 360, इसका अनुमोदन भी 2 महीने के भीतर, ठीक है, क्लियर। तो इनका अनुमोदन लेना होता है साधारण बहुमत से। इन दोनों का अनुमोदन कैसे लेना होता है, साधारण बहुमत से। संसद का अनुमोदन साधारण बहुमत से, और इसका अनुमोदन लेना होता है 352 का विशेष बहुमत से। ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत भूलता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको बगल में 122 का फार्मूला लिख लीजिएगा। 122 फार्मूला ये क्या है, ठीक है, क्लियर। चलो, अब कहानी यहाँ तक कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इस वित्तीय आपातकाल को राष्ट्रपति कभी भी परिवर्ती घोषणा के माध्यम से वापस ले सकते हैं, यानी इसे राष्ट्रपति कभी भी परवर्ती, मतलब बाद वाली घोषणा, परवर्ती घोषणा के माध्यम से वापस ले सकते हैं।
ठीक है, इसके लिए संसद की कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है वापस लेने के लिए, है ना। यहाँ पर कोई संसदीय अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है, की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए राष्ट्रपति जब चाहें तब इसे वापस ले सकते हैं। एक और घोषणा करनी पड़ेगी कि अब हम इसे वापस ले रहे हैं, उसको वापस ले लेंगे कभी भी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि इसकी उद्घोषणा किन परिस्थितियों में होती है, ठीक है, और संसद का अनुमोदन कितने दिनों में होता है, और अनुमोदन मिल गया तो समयावधि कितने दिन की होती है, तो कोई समय सीमा नहीं है। 2 महीने के भीतर अनुमोदन कैसे होता है? साधारण बहुमत से। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है यहाँ पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% + 1, मतलब आधे से अधिक। तो उपस्थित और मतदान, यानी जब संसद से इसका अनुमोदन लेना होगा तो दोनों सदनों से अनुमोदन लेना होगा। लोकसभा से लेना होगा तो लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 50% + 1, यानी आधे से अधिक, ठीक है। और फिर राज्यसभा के 50% + 1, यानी आधे से अधिक सदस्यों के अनुमोदन द्वारा ये अनुमोदन मिल जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब एक चीज़ यहाँ पर और समझनी है कि इसको मैं रब कर देता हूँ। एक बात यहाँ पर और समझनी है, देखो अनुमोदन से जुड़ा हुआ ही है। अब जैसे मान लो कि जब वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की राष्ट्रपति ने, उस समय लोकसभा नहीं थी, लोकसभा का विघटन हो गया था। यानी 2 स्थितियां हैं भाई यहाँ पर, देखो उद्घोषणा के समय लोकसभा नहीं थी, लोकसभा कहाँ चली गई होगी? विघटन हो गया होगा, नहीं थी। या उद्घोषणा के बाद, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के बाद बिना अनुमोदन के लोकसभा का विघटन हो गया, ठीक है। ये 2 स्थितियां हैं। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा ने इन दोनों परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल को अनुमोदित नहीं किया है। दोनों स्थितियों में जब इसकी उद्घोषणा हुई उसके पहले ही लोकसभा खत्म हो गई, ठीक है, तो लोकसभा का अनुमोदन तो नहीं मिलेगा। अच्छा, राज्यसभा खत्म नहीं होगी क्योंकि वो तो परमानेंट हाउस है। और उद्घोषणा हो गई वित्तीय आपातकाल की, लेकिन लोकसभा ने अनुमोदन उसे नहीं दिया, उसके पहले लोकसभा का विघटन हो गया, तो इसका मतलब लोकसभा से अनुमोदन नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसको मैं इधर रफ कर देता हूँ। ऐसी स्थिति में इधर लिखता हूँ क्योंकि वो शायद आपको शायद ना दिखाई दे उधर, समझिए। तो इन दोनों परिस्थितियों में अब लोकसभा तो है नहीं, तो किसका अनुमोदन मिलेगा? राज्यसभा, राज्यसभा द्वारा अनुमोदन दे दिया गया, ठीक है। एक बात। दूसरी बात यह है कि भाई राज्यसभा ने अनुमोदन दे दिया, लोकसभा है नहीं, लेकिन लोकसभा कभी न कभी आएगी, तो चुनाव तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना लोकसभा के देश बना रहेगा। तो लोकसभा का चुनाव हुआ इसके बाद, ठीक है, तो फिर नई लोकसभा का गठन हुआ, नई लोकसभा का गठन, यानी नया चुनाव हुआ और नई लोकसभा आ गई, ठीक है। नई लोकसभा का गठन, और जब लोकसभा का गठन हो गया, ये गठन होगा, कैसे लिख दिया मैंने, लोकसभा का गठन हुआ, नई लोकसभा का,
और जब गठन होगा, गठन होने के बाद उसकी पहली बैठक होगी और उसकी प्रथम बैठक लोकसभा की हुई। तो प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर लोकसभा का अनुमोदन जरूरी है, अनुमोदन जरूरी है। क्या ये जो मैंने लिखा आपको दिख रहा है? फ्रेम के बाहर तो नहीं चला गया? ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। अब आप देखो, फिर से समझो, लोकसभा है नहीं, ठीक है, राज्यसभा तो होगी, वो तो जाएगी नहीं। तो राज्यसभा ने अनुमोदन दे दिया 2 महीने के भीतर। अब फिर नई लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर लोकसभा की पहली बैठक हुई, फिर लोकसभा को 1 महीने का टाइम दिया गया। और किस दिन से? नई लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर लोकसभा का अनुमोदन जरूरी है। और अगर लोकसभा ने फिर 30 दिनों के भीतर अनुमोदन दे दिया तो फिर वित्तीय आपातकाल आगे कंटिन्यू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा ने अगर अनुमोदन ना किया होता तो फिर ये वित्तीय आपातकाल 2 महीने के बाद खत्म हो गया होता, ठीक है। तो अगर राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया तो फिर वो घोषणा आगे तक जारी रहेगी। संसद के नए चुनाव के बाद प्रथम बैठक से 30 दिनों तक और वो उद्घोषणा आगे रहेगी, और संसद अगर अनुमोदन दे देगी तो आगे बढ़ जाएगा और नहीं वहीं से ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो ये अनुमोदन वाला मामला यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपातकाल को संसद का बार बार अनुमोदन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार अनुमोदन की ज़रूरत होती है, फिर वो लाइफ टाइम चल सकता है, ओके, लाइफ टाइम वैलिडिटी उसकी होती है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये सारी बातें कर ली। अब यहाँ एक चीज़ और है कि जैसे राष्ट्रपति ने वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी, तो क्या इसको न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो इस मुद्दे पर भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर 2 चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। 38वां संविधान संशोधन, 38वां संविधान संशोधन, इसको हम पढ़ चुके हैं, बार बार कई बार बता चुके हैं। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम कब क्या है? 1975, इंदिरा गांधी की सरकार। और इंदिरा गांधी ने अगर कोई संशोधन कराया होगा तो उसमें तानाशाही झलकती होगी, ये हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें क्या प्रावधान था कि राष्ट्रपति ने अगर वित्तीय आपातकाल लागू किया है तो इसका मतलब राष्ट्रपति संतुष्ट होंगे तभी तो वित्तीय आपातकाल लागू किया। यानी राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त थे कि भारत में स्थितियां खराब होने वाली हैं, वित्तीय स्थितियां खराब होने वाली हैं, तो उन्होंने आपातकाल लगा दिया। तो राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए आपातकाल की चुनौती न्यायालय में नहीं दी जाएगी, है ना, ये कह दिया गया। प्रावधान क्या था? यानी राष्ट्रपति की संतुष्टि, इनका जो सेटिस्फैक्शन है वो सही है, संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आती, ये इंदिरा गांधी ने कह दिया। तो राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है वो बेसिकली राष्ट्रपति की संतुष्टि नहीं है, वो प्रधानमंत्री की संतुष्टि है, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी ने यहाँ पर बोला। लेकिन हुआ क्या, जो इसके बाद क्या हुआ, जब जनता पार्टी की सरकार आई इसके बाद, तो उसने क्या, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 और
इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें प्रावधान क्या किया गया, 38वें संविधान संशोधन के प्रावधान को रद्द कर दिया, है ना। तो पूर्व के प्रावधान को रद्द कर दिया, ठीक है। अर्थात राष्ट्रपति की संतुष्टि, राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के परे नहीं है, न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इसका मतलब है राष्ट्रपति जो वित्तीय आपातकाल लगाते हैं, इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये प्रावधान किस संशोधन के तहत किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जबकि 38वें संविधान संशोधन में कहा था कि चुनौती नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो आज की डेट में ये प्रावधान है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को क्या न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये मामला हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके प्रभाव क्या होंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन नहीं, वित्तीय आपातकाल, बार बार राष्ट्रपति शासन का नाम याद आ जाता है। तो इसके प्रभाव क्या होंगे, क्या होंगे प्रभाव, मतलब जब देश में वित्तीय आपातकाल लग जाएगा तो हमें कैसा फील होगा। तो हमें ऐसा कुछ फील नहीं होगा, ठीक है। मतलब हमारी कोई मतलब अगर हम अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो करते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने आर्थिक क्रियाकलाप करते रहेंगे, लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि असामान्य परिस्थितियां हैं और असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार को कुछ न कुछ मैनेज करना पड़ेगा इस टाइम पर। तो प्रभाव क्या क्या होंगे ये हमें देखने हैं। तो संघ सरकार द्वारा राज्यों को किसी भी संघ सरकार द्वारा राज्यों को किसी भी वित्तीय मामले में निर्देश दिया जा सकता है। मतलब क्या है कि अगर राज्य कोई फाइनेंशियल स्टेप लेता है और जिसमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, तो संघ सरकार राज्य को निर्देश देगी कि देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा हुआ है, आप ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें ये बहुत ज़्यादा देश के संसाधनों पर दबाव पड़े, ऐसा कोई। तो वित्त से संबंधित कोई भी निर्देश राज्य सरकारों को केंद्र सरकार दे सकती है, ठीक है। मना कर सकती है कि आप ये काम नहीं करेंगे जिसमें पैसे खर्च हो रहे हों, ठीक है। एक ये प्रभाव दिखेगा, तो राज्यों के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, जैसे राज्य सरकार के कर्मचारियों, वो किसी भी वर्ग के कर्मचारियों, इवन हाई कोर्ट के न्यायाधीश और चीफ जस्टिस भी इसमें शामिल हैं। हाई कोर्ट के सीजे और अन्य जजेज, ठीक है, के वेतन भत्ते यानी भत्तों में कटौती की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। क्या केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है? नहीं, ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों, साथ में सुप्रीम कोर्ट के सीजे, चीफ जस्टिस और जजेज भी इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है, कि
वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, ये वाला। उसमें लिखा था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और एक कथन दिया था, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को छोड़कर बाकी सभी केंद्र के कर्मचारियों का वेतन भत्ता काटा जा सकता है। गलत था, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी नहीं छोड़ा जाएगा, इनके भी वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। ठीक है, अब एक प्रभाव और आपको यहाँ पर दिखेगा, ये हम चौथा उसको मान सकते हैं कि जैसे राज्य की विधानसभा ने कोई धन विधेयक, मनी बिल या कोई फाइनेंस बिल, मतलब धन विधेयक और वित्त विधेयक पास किया, तो वो वित्त विधेयक गवर्नर के पास जाएगा। ठीक है, तो गवर्नर उस वित्त विधेयक को या उस धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं और राष्ट्रपति उसे अनुमति देंगे, तभी विधानसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक या धन विधेयक कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित वित्त या धन विधेयक, वित्त या धन विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है, किया जा सकता है। मतलब अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो ये विधेयक पास होंगे और नहीं चाहेंगे तो ये विधेयक पास नहीं होंगे। है राज्य का विधेयक, लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो पास होगा, नहीं तो नहीं। यानी राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता, अर्थात केंद्र के ऊपर निर्भर करता है। यानी राज्य विधानसभाएं चाहें कुछ कोशिश कर लें कि हमें धन विधेयक, वित्त विधेयक पास कराना है, और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है तो फिर वो राज्य विधानसभाओं के पास कराने से कुछ नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देंगे। इसका मतलब है कि वित्त के मामलों पर, राज्य के वित्त के मामलों पर केंद्र का कंट्रोल स्थापित हो जाता है। तो ये इस तरीके के प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी लगाया नहीं गया। ऐसी कोई सिचुएशन अभी तक आई नहीं। एक बार 1991-92 में ऐसी सिचुएशन आई थी, लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मामला निपटा लिया गया था। ओके, तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको पढ़ने का प्रयास किया है, पढ़ाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया, कोई समस्या है, तो आप हमें हमारे नंबर पर कॉल करेंगे। दूसरा, अगर इस लेक्चर का आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप राविन एकेडमी के एप्लीकेशन पर जाएंगे, उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। आप यहाँ पर टाइप करेंगे राविन WIN एकेडमी, प्ले स्टोर खोलेंगे, ठीक है, और उसमें राविन एकेडमी टाइप कर देंगे, सर्च कर लेंगे, अपना ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे अपने फ़ोन पर, उसे लॉगिन कर लेंगे। जब आप उसको खोलेंगे तो आपके फ़ोन में यहाँ बाईं तरफ 3 पैरेलल लाइनें होंगी, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टैब खुलेगा, उसमें स्टडी मटेरियल वाला टैब खुलेगा, ठीक है, और स्टडी मटेरियल को क्लिक करेंगे तो इंडियन पॉलिटी नाम की फ़ाइल खुल जाएगी। इंडियन पॉलिटी की फ़ाइल को क्लिक करोगे, उसमें क्लासेस वाइज, जैसे आज का ये क्लास 45 है तो उसमें क्लास 45 का PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज लेक्चर यहीं तक कंप्लीट होता है हमारा आपातकाल, और अब हम लोग अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।